हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोगों ने कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया है। अब कूलम्स लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्ज है। वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। एक तीसरा चार्ज Q1 और Q2 के अलावा एक तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए जिससे कि उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा है, फॉर लाइक चार्ज। For like charges, the third charge must be kept somewhere between the line joining the two charges. तो आप ये देखो कि ये जो जो the line joining the two charges है, ये वाली लाइन है, ठीक है ना। तो आपको किसी थर्ड चार्ज को लाइन के कहीं ना कहीं बीचों बीच रखना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए अगर आपने किसी चार्ज को यहाँ पे रखा तो ये Q2 वाला भी इसको रिपेल करेगा, Q1 वाला भी इसको रिपेल करेगा, और तो ये Q2 वाला भी इसको रिपेल करेगा और Q1 वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो ये कभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ रखा है तो ये Q1 वाला भी रिपेल करेगा, Q2 वाला भी रिपेल करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। तो हमें थर्ड चार्ज को कहीं यहाँ बीच में रखना पड़ेगा। कहाँ बीच में रखें, उसके लिए हमने ये पॉइंट लिखा है, एंड द चार्ज मस्ट बी केप्ट नियरर टू द चार्ज हैविंग द स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो थर्ड चार्ज को ऐसे चार्ज के पास रखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा हो। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे Q1 है ग्रेटर देन Q2, ठीक है ना। मान लीजिए आपने इस चार्ज को मान लीजिए कि आपने इस चार्ज को Q1 के पास रखा है, ठीक है ना। मान लीजिए इस चार्ज को Q1 के पास रखा है, तो अगर आप इस चार्ज को Q1 के पास रखते हो तो देखो Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। और Q1 का डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा। और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो ये फोर्स कम लगाएगा, और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण भी फोर्स कम लगाएगा, क्योंकि आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो जो Q2 है ये तो बेचारा दोनों तरफ से ही क्या है, हार रहा है। एक तो मैग्नीट्यूड के कारण भी फोर्स कम लगा रहा है और डिस्टेंस के कारण भी फोर्स कम लगा रहा है, तो बेचारा दोनों तरफ से हार रहा है। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। अगर आपने Q1 को मैग्नीट्यूड का एडवांटेज दिया है तो आपको Q2 को डिस्टेंस का एडवांटेज देना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आप चार्ज को Q2 के पास रख दो, ठीक है ना, तो देखो मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण ये यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, मान लीजिए F1। टू क्या करेगा, अब देखो ये डिस्टेंस कम होने के कारण अब ये भी हो सकता है कि इतना फोर्स लगा दे कि ये F1 F2 एक दूसरे को बैलेंस कर ले। अगर Q1 के पास मैग्नीट्यूड की पावर है, Q1 के पास मैग्नीट्यूड का एडवांटेज है, तो Q2 के पास स्मॉल डिस्टेंस का एडवांटेज आ गया। तो अब दोनों बराबरी का खेल हो सकता है, तो अब जाके जो ये है कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो याद रहेगा ना, लाइक चार्ज के लिए अगर दोनों नेगेटिव होते फिर भी बीच में होता और छोटे वाले के पास होता। तो याद रहेगा लाइक चार्जेस के लिए प्लस प्लस के लिए बीच में, छोटे वाले के प्लस, माइनस माइनस के लिए भी बीच में और छोटे वाले के पास। अब आइए डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये वो लाइन है जो हमने अभी बनाई थी, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, और बाय कंडीशन हम लोगों ने ले लिया Q1 क्या है, Q2 से बड़ा है, ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी आप R ले लीजिए। अब कहाँ रखना है, छोटे वाले के पास रखना है, तो छोटे वाले के पास एक चार्ज को रख दो Q को, ये डिस्टेंस ले लो X, ठीक है। ये जो R दूरी है ये Q1 और Q2 के बीच में R दूरी है। अगर ये x हो जा रहा है तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि ये हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये Q1 वाला यहाँ फोर्स लगाएगा F1, और ये Q2 वाला यहाँ फोर्स लगाएगा F2। तो F1 को F2 के बराबर होना पड़ेगा, तो F1 को क्या होना पड़ेगा, F2 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं नेट फोर्स जीरो होने के लिए F1 को F2 के बराबर होना पड़ेगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो गया K Q1
Q अपॉन R माइनस होल स्क्वायर इक्वल्स टू K Q2 Q अपॉन X का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए K कैंसिल हो जा रहा है और Q कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो K को हमने कैंसिल कर दिया और Q को कैंसिल कर दिया, तो थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड से ये जो पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, क्योंकि Q तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे Q1 लिखते हैं, यहाँ पे Q2 लिखते हैं, R माइनस एक्स को ऊपर ले जाते हैं, ये होल स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Q1 अपॉन Q2। आप इसको लिख सकते हो R माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू, ये हो गया R बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को यहाँ ले जाइए तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप होल स्क्वायर को यहाँ ले जाते हो तो ये रूट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R बाई एक्स माइनस वन को वहाँ ले जाओ, तो R बाई एक्स इक्वल्स टू आ गया है रूट Q1 अपॉन रूट Q2 और ये हो जाएगा +1। ठीक है ना, तो R बाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन कितना हो जाएगा Q2। बस आ गया आंसर। तो रेसिप्रोकल कर दो, x बाई आर इक्वल्स टू हो गया रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। तो देखिए फॉर्मूला जनरेट हो गया है। तो छोटे वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है x, ये बराबर हो गया r रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। हम इसको आपको बाई वर्ड्स भी लिख के दिखाते हैं। x का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। सो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज जो कि है x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इनटू अंडर रूट स्मॉलर चार्ज अपॉन अंडर रूट ग्रेटर चार्ज प्लस अंडर रूट स्मॉलर चार्ज। आप चाहो तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि x क्या है, x है छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, x इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ब्रैकेट में अंडर रूट छोटा वाला चार्ज बटे अंडर रूट बड़ा वाला चार्ज प्लस अंडर रूट छोटा वाला चार्ज। एकदम सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। अब चलिए, अब ये तो था लाइक चार्ज के लिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अनलाइक चार्ज के लिए हमारा शॉर्टकट क्या आता है उसको देखते हैं। ठीक है ना, आ जाइए। तो देखिए अनलाइक चार्जेस के लिए बात करते हैं। देखो फॉर अनलाइक चार्जेस क्या लिखा हुआ है, थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द लाइन एंड नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। नियरर टू द स्मॉलर चार्ज तो आपको पता लग गया। अब आउटसाइड क्यों, मान लेते हैं कि आपने इनसाइड ले लिया। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे Q आपने रख दिया, तो देखो ये Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल, और माइनस Q2 वाला इसको करेगा अट्रैक्ट। तो इसके ऊपर तो कभी नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं रहा। नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बच्चों, ऑपोजिट में होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है। तो चलिए पूरा डेरिवेशन करते हैं और हमारा शॉर्टकट बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, फिर देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये Q1 है और ये माइनस Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि Q को यहाँ पे रखा गया है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं X
तो Q1 से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस एक्स, ठीक है ना। तो देखो Q1 वाला इसको करेगा रिपेल F1 से, और Q2 वाला इसको करेगा अट्रैक्ट F2 से। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, और दोनों के मैग्नीट्यूड को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को एक बराबर रखिए, तो F1 है K Q1 Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, F2 है K Q2 Q अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगेन Q से इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे K भी कट जाएगा। तो देखो ये क्या आ गया है, ये है Q1 अपॉन Q2, ये बराबर आ जाएगा R प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अगेन क्या करेंगे, अंडर रूट को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो गया है रूट Q1 अपॉन रूट Q2, ये बराबर आ जाएगा R बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। ये तोड़ दिया हमने, तो ये हो गया है रूट Q1 अपॉन रूट Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा R बाई एक्स प्लस 1। तो अगर 1 वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो R बाई एक्स इक्वल्स टू हो गया है रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस 1। तो ये हो जा रहा है R बाई एक्स इक्वल्स टू रूट Q1 माइनस रूट Q2 अपॉन रूट Q2। रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि हमें तो x चाहिए। x क्या है, x हमेशा याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज है, ये बात आपके हमेशा याद रखना आप, ठीक है ना। तो x बाई आर ये बराबर कितना हो जाएगा, रूट Q2। देखो ऊपर में स्मॉलर चार्ज आ रहा है, नीचे में स्मॉल ग्रेटर चार्ज माइनस लार्ज स्मॉलर चार्ज, और पिछले वाले में लाइक चार्जेस में प्लस था ये। बस हो गया आंसर। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ऊपर में आएगा अंडर रूट स्मॉलर चार्ज, नीचे में आएगा अंडर रूट ग्रेटर चार्ज, ऊपर में आएगा अंडर रूट स्मॉलर चार्ज, नीचे में आएगा अंडर रूट ग्रेटर चार्ज माइनस अंडर रूट चार्ज, ठीक है ना। बिल्कुल आसान, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे ना आपको, बिल्कुल याद रहने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम के अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके इसके तीनों कोणों पर Q चार्ज है। What charge should be placed at centroid so that the whole system remains in equilibrium? हम लोगों ने क्वेश्चन कि बीच में सेंटर में सेंट्रॉइड में आप कोई भी चार्ज रख दीजिए, इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अब देखो ये क्यू तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा, मतलब इसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो ही रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब हर चार्ज पर फोर्स जीरो होना चाहिए। इस पर भी जीरो होना चाहिए, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो। इस पर जीरो तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो सिमेट्री के कारण अगर आप किसी भी एक चार्ज पर जीरो निकाल दो तो बाकी में भी जीरो ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल है। अब देखो, अब हम इस चार्ज की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम इस चार्ज की बात करते हैं, ये हम लोग इस चार्ज को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये चार्ज हमने पकड़ लिया। अब देखिए ये जो Q है, इस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और किस फोर्स से रिपेल करेगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर से। नेक्स्ट ये वाला जो चार्ज है Q, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और किस फोर्स से रिपेल करेगा, ये K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण इनमें एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और आपको पता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस के बीच में जब एंगल 60 डिग्री होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है √3।
मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है आपको, तो आपको ये आना चाहिए। तो इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √3 KQ² अपॉन L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि ये वाला चार्ज और चार्ज मिला के इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है √3 KQ²/L²। तो सेंटर पे जो चार्ज है उसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये इसके ऑपोजिट ऐसे करके एक फोर्स लगा पाएगा। इस Q को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं कि ये जो Q है इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये माइनस वाला Q इस Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तभी ये जो माइनस वाला Q है ये प्लस Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की जो दूरी होती है वो होती है L/√3। वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड की दूरी होती है ये होती है L/√3। आप इसको याद करके रखिए। तो देखिए बच्चों, ये नेगेटिव, सबसे पहले तो Q को नेगेटिव क्यों होना पड़ेगा आपको समझ में आ गया कि ये माइनस Q इस Q को अट्रैक्ट करेगा, तभी इस फोर्स के ऑपोजिट में ये फोर्स लगेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को कर पाएंगे, ठीक है ना। है ना, ये इधर लग रहा है √3 KQ²/L², इधर लग रहा है। इसको कैंसिल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, और ऑपोजिट में तभी हो पाएगा जब ये माइनस Q हो, जिससे कि ये इस प्लस Q को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो देखो ये जो फोर्स होगा ये होगा Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। तो L/√3 का होल स्क्वायर होता है L²/3, ये आ जाएगा 3 KQ अपॉन L², ठीक है ना। तो ये जो फोर्स आ रहा है L/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, L²/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है 3 KQ/L², और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर देंगे तो हमें कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल करते हैं, और इसको इसकी वैल्यू आएगी आप इसको याद भी करके रखना, बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो ये दोनों को बराबर कर दो, 3KQ अपॉन L² बराबर हो चुका है √3 KQ² अपॉन L²। तो देखो L² से L² कट गया, Q से Q कट गया, K से K कट गया, तो Q का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया है √3 Q/3। अब हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि Q को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसलिए लिख दिया मैंने नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -Q/√3। तो सेंटर में जो चार्ज है या सेंट्रॉइड में जो चार्ज है उसको Q/√3 होना पड़ेगा, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ हम लोग एक और सवाल करते हैं। तो आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। देखिए, व्हाट शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर सो दैट द होल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखो सेंटर में जो चार्ज रहेगा वो तो नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, फिर ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो चारों तरफ से फोर्स रहेगा। तो सेंटर पे जो पार्टिकल होगा उसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 हो ही जाएगा सिमेट्री के कारण। देखो सबसे पहले तो ये हम किसी भी एक की बात करते हैं, बाकी तीनों के लिए भी वही लागू होगा। तो इसके और इसके और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये हम लोगों ने, ये मैंने आपको न्यूटन, सॉरी, ये कुलम्स लॉ के जब एक्सरसाइज, जब क्वेश्चंस करा रहे थे उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, और मैंने ये भी कहा था कि आपको इसका आंसर याद भी होना चाहिए। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होगा। इसका आंसर होता है KQ² अपॉन A², और यहाँ आ जाएगा √2 + 1/2। तो इन तीनों चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, KQ² √2 + 1/2। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। यहाँ अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर रहे हो ना, तो इस चार्ज को इन चार्ज का ऑपोजिट साइन होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव लेते ना तो हमें इसको पॉजिटिव लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए ये दूरी कितनी है, अगर हम लोग ये दूरी देखें तो ये दूरी हो जाएगी √2 A/2। इसका मतलब A/√2,
तो ये जो दूरी है ये है a/√2, ठीक है ना। तो सेंटर से लेके किसी भी वर्टेक्स की दूरी हो जाती है a/√2। तो देखो अब ये जो -q है ये इधर में फोर्स लगाएगा और ये फोर्स किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा k अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये a² हो जाएगा और √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। a/√2 का होल स्क्वायर करो तो 2 होगा, डिनोमिनेटर ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये दोनों फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इसको इक्वल करो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया है 2 अपॉन a² बराबर आ चुका है k² अपॉन a², और ये है हमारा 2√2 प्लस 1/2, ठीक है ना। इसको हमने एलसीएम ले लिया, तो देखो a² से a² कट गया, k से k कट गया, q से q कट गया, तो कैपिटल Q की जो वैल्यू आ रही है, और लास्ट में आंसर में माइनस लगा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैपिटल Q की जो आंसर आ रहा है -q/4, ये 2 × 2 4 कर दिया, और ब्रैकेट में आ गया 2√2 प्लस 1, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम रहना है तो सेंटर में जो चार्ज होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए q/4 2√2 प्लस 1, ठीक है ना। और हम रिकमेंड करेंगे कि आपको ये वैल्यू याद रहे तो अच्छा है, अगर टेस्ट में आ गया तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये तो थे बच्चे इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्जेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।